कैसे बजाज कंपनी ने जमाई भारत में अपनी धाक, क्यों बजाज कंपनी की कार लोगों के दिलों पर ना छा सकी, कैसे कावासाकी ने बजाज के डूबते करियर को सहारा दिया, क्यों पल्सर बाइक को बजाज के करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, केटीएम ने बजाज के साथ रिश्ते क्यों तोड़े, आज बजाज कंपनी किस रैंक पर है, क्या है बजाज की स्ट्रगल भरी जर्नी, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बजाज का इतिहास जुड़ा है साल 1889 से, जब राजस्थान के एक मारवाड़ी गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जमनालाल बजाज। हालांकि पैदाइश तो एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए जब ये 5 साल के हुए तो इन्हें कॉटन ट्रेडिंग में मशहूर बिजनेसमैन बछराज बजाज ने अडॉप्ट कर लिया और जमनालाल को अपने बेटे की तरह पाला और साथ ही बिजनेस की बारीकियां भी सिखाई। कुछ समय बाद जब बछराज जी की डेथ हुई तो जमनालाल ने इनके बिजनेस को टेक ओवर कर आगे बढ़ाया और 1926 में बछराज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज बजाज कंपनी के रूप में पहचाना जाता है। जमनालाल बजाज स्वदेशी आंदोलन के साथ खड़े थे, इसलिए इन्होंने कई सारी कंपनी की स्थापना की ताकि भारतीयों को रोजगार और सम्मान दोनों भारतीय कंपनी से ही मुहैया हो सके। जमनालाल का जितना इंटरेस्ट बिजनेस में था उससे ज़्यादा गांधी जी की मूवमेंट में था, इसलिए जमनालाल के बड़े बेटे कमलनयन बजाज ने कंपनी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। यह वह दौर था जब आज़ादी के बाद लोग बैलगाड़ी से हटकर ऑटो रिक्शा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन भारत में ऑटो रिक्शा काफ़ी लिमिटेड थे, महज 1000 लोगों पर 400 ही थे। इसी कमी को कमलनयन भी महसूस कर रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि ना तो भारत के पास अभी इन व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने का तरीका था और ना ही इस फील्ड में आगे बढ़ने का, और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि कोई विदेशी कंपनी यह बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए कमलनयन ने यूरोपियन कंट्रीज से 3 व्हीलर को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और भारत में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये देख बजाज कंपनी ने 1959 में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी हासिल कर लिया और इसके ठीक 1 साल बाद यानी साल 1960 में कंपनी को बजाज ऑटो पब्लिक लिमिटेड का नाम दे दिया गया। कंपनी ने व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने की ठान तो ली थी, पर प्रॉब्लम यह थी कि आखिर इन व्हीकल को बनाए कैसे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इटली के मशहूर ऑटोमेकर पियाजियो ने। बजाज ने इस कंपनी के साथ डील साइन की और फिर बजाज को वेस्पा स्कूटर बनाने और बेचने का लाइसेंस मिल गया। इटली का ये वेस्पा स्कूटर भारत में भी छा गया और लोगों ने इसे हाथों हाथ खरीदा और कंपनी अच्छी ग्रो करने लगी। साल 1965 में कंपनी की डोर कमलनयन ने अपने बेटे राहुल बजाज के हाथों में सौंप दी। राहुल बजाज कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे थे, पर यह सब नामुमकिन सा था क्योंकि सरकार ने तब भी विदेशी कंपनियों पर रोक लगा रखी थी। और फिर आया 1971, जो कंपनियों के लिए टफेस्ट ईयर साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान पियाजियो की लाइसेंस लिमिट खत्म हो गई थी, पर कंपनी ने इसे रिन्यू नहीं किया था और बजाज कंपनी के कंधों पर व्हीकल्स बनाने की जिम्मेदारी आन पड़ी। कंपनी ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए वेस्पा स्कूटर के मॉडल को ध्यान में रखते हुए एक नया स्कूटर बनाया, जिसका नाम रखा गया बजाज चेतक। यह 1972 में मार्केट में लॉन्च किया गया। पेट्रोल से चलने वाले इस स्कूटर के पहिए काफ़ी बड़े थे, जिस कारण यह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी आराम से दौड़ सकता था, और यही बात भारतीयों को भी पसंद आई और इससे मिलता जुलता जिंगल भी खूब लोगों की जुबान पर चढ़ा। और यकीनन आपने भी जरूर सुना होगा, हमारा बजाज हमारा बजाज। यह भारत का अपना स्कूटर था और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, इसलिए लोगों ने इसे खूब खरीदा और इसकी पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई, लोगों ने इसे खरीदने के लिए 10-10 साल तक इंतजार किया। इससे ही आप चेतक स्कूटर का क्रेज जान सकते हैं। लेकिन स्कूटर में गियर डालने वाली प्रॉब्लम लोगों को काफ़ी हद तक नाखुश कर रही थी, इसलिए राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज जब बिजनेस में जुड़े तो उन्होंने बाइक बनाने का सुझाव दिया। हालांकि राहुल बजाज स्कूटर को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, इसलिए दोनों बाप बेटों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई, पर 1984 में कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बजाज ने कावासाकी के साथ टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया और 1980 के दशक में मार्केट में कई बाइक लॉन्च की। बाइक के आने के बाद स्कूटर और बाइक से कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होने लगा, पर फिर सरकार ने विदेशी कंपनियों को भी भारत में आने का न्योता दे दिया, जिससे इंडियन व्हीकल्स मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। होंडा मोटर्स ने भी भारत में दस्तक दी
और 2 कंपनियों को अपने साथ शामिल कर लिया, हीरो और काइनेटिक। ये इस समय तो छोटी कंपनियां थी, जबकि बजाज अब तीनों के निशाने पर था। काइनेटिक ने स्कूटर के बिजनेस को आगे बढ़ाया, जबकि हीरो ने मोटरसाइकिल के। और देखते ही देखते गियर वाले चेतक की डिमांड कम होने लगी। चेतक की डिमांड कम होने से असर सीधा कंपनी के सेल्स पर पड़ा, क्योंकि कंपनी का 80% रेवेन्यू चेतक की सेल से ही आता था। विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ऐसी बाइक बना रही थी जिनकी टेक्नोलॉजी, माइलेज, लुक सब परफेक्ट था, इसलिए बजाज कंपनी डूबती चली गई। पर पिता दादा की मेहनत यूं बर्बाद होते देख राजीव बजाज ने एक दावा खेला और दूसरी कंपनी की बाइक की टेक्नोलॉजी को देख खुद भी इसी तरह की बाइक बनाने का फैसला किया और जापानीज कंपनी कावासाकी के साथ मिलकर कैलिबर, एलिमिनेटर, बॉक्सर, विंड 125 जैसी तमाम बाइक मार्केट में उतार दी। इन बाइक्स को सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि फिलीपींस, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी इनको एक्सपोर्ट किया गया। बॉक्सर बाइक की सबसे ज़्यादा सेल अफ्रीका में हुई, लेकिन इतनी तरक्की करने के बाद भी बजाज ऑटो कंपनी सुजुकी और हीरो होंडा को बीट नहीं कर पा रही थी। यह देख राजीव बजाज ने फिर से अपने काम में थोड़ा सा बदलाव किया और देखा कि अब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। लोग अब कम माइलेज वाले लाइट वेट बाइक से बोर हो गए हैं। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर दमदार बाइक पल्सर 150 और पल्सर 180 को 2001 में लॉन्च किया। लॉन्ग व्हील बेस, मस्कुलर स्टाइल और मजबूत इंजन ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया, जिससे कंपनी को काफी मुनाफा हुआ। यही देखते हुए राजीव बजाज ने 2006 में बजाज प्लेटिना को लॉन्च किया, जिसकी आज भी सेल्स काफ़ी अच्छी होती है। और ये सब मुमकिन हो पाया कावासाकी के साथ की वजह से। कावासाकी ने साल 2009 में बजाज ऑटो के साथ अपनी प्रीमियम बाइक की सेल्स एंड सर्विस के लिए एक डील साइन की और फिर इस डीलरशिप के तहत अपनी स्पोर्ट्स बाइक निंजा को मार्केट में पेश किया। इस बाइक को देखने के बाद बजाज ऑटो को भी रियलाइज हुआ कि उनके पास एक से एक दमदार बाइक है, पर कोई ऐसी फास्टेस्ट स्पीड वाली बाइक नहीं है लाइक स्पोर्ट्स बाइक। यही एक कमी राजीव बजाज को खल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वह इस तरह की बाइक को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे। इसी बीच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फेमस कंपनी केटीएम के बारे में पता चला, जिसका करियर डूबता जा रहा था। ये फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र कर रही थी। राजीव बजाज ने केटीएम के एक्सपीरियंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखते हुए इस कंपनी के 14.5% स्टेक बाय कर लिए और आज की तारीख में कंपनी 48% स्टेक को होल्ड करती है। केटीएम से जुड़ने के बाद बजाज को काफ़ी मुनाफा हुआ, क्योंकि एक तो ब्रांड वैल्यू देश विदेश में बढ़ने लगी, दूसरा टेक्नोलॉजी भी मिल गई, जिसके तहत साल 2012 में बजाज ने केटीएम ड्यूक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। लोगों ने इस स्पोर्ट्स बाइक को काफ़ी पसंद किया और इसकी बढ़ती शोहरत को देख कंपनी ने केटीएम आरसी 200, केटीएम ड्यूक 390, केटीएम आरसी 390 जैसे कई मॉडल को मार्केट में उतार दिया। लेकिन केटीएम और बजाज का ये रिश्ता कावासाकी को कहीं ना कहीं खल रहा था, क्योंकि कावासाकी और केटीएम दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक बनाती थी। इसलिए 2010 में ही कावासाकी ने बजाज से अलग होकर अपनी एक अलग प्रोडक्शन यूनिट सेट कर ली, जिसका नाम रखा गया इंडियन कावासाकी मोटर्स। और साल 2017 में आते आते कावासाकी ने हर तरह से बजाज से रिश्ता तोड़ दिया, पर बजाज पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि बजाज के साथ केटीएम कंपनी थी। इसलिए दोनों ने एक से एक दमदार बाइक्स लॉन्च की और बजाज ऑटो आज दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, जबकि भारत में इसे तीसरी रैंक हासिल है। और बजाज ऑटो लिमिटेड की नेटवर्थ 356 बिलियन, जबकि मार्केट कैपिटल 2.34 ट्रिलियन है। तो दोस्तों, ये थी बजाज की सक्सेस और स्ट्रगल से भरी स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।